Example, electrolysis of acidified water with H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड with platinum या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। पहले रीज़न समझो। हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसको चुना है? हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वाटर को नहीं लिया है। प्योर वाटर नहीं लेना है, प्योर वाटर हमको नहीं लेना है, क्योंकि प्योर वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आता है, और या फिर इसको वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ पढ़े हैं प्योर वाटर H2O जिसको बोल रहे हैं, ये तो एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, और आपने तो लिखा था कि एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड अपने मोल्टन या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपने तो लिखा था। तो आपने इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला? तो मैंने लिखा था वहाँ पे सम पोलर कोवैलेंट, कुछ पोलर कोवैलेंट। सारे प्योर वाटर जो है वो भी एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, बट सारे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, प्योर वाटर वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में इसीलिए रखते हैं क्योंकि इसको मोल्टन या फिर इसको एक्वस स्टेट में लेके जाने से ये डिसोसिएशन बहुत कम करता है। यानी तो बोल सकते हो कि जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो 1% उनमें से होंगे जो अपने आयंस में ब्रेक करेंगे, इसलिए बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ये, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पानी में हम लोग कुछ बूंद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का डालते हैं, और इसको डालने के बाद तुम लोग देख पाओगे कि जो आयंस हैं वो डिसोसिएट होंगे। अब वो कैसे होंगे इसके बारे में बात करेंगे। H2SO4 का भले ही तुम कुछ ड्रॉप ही क्यों ना डाल रहे हो, उस ड्रॉप में बहुत सारे आयंस निकलेंगे, क्योंकि ड्रॉप तुम जूम करो तुमको बहुत सारे आयन के फॉर्म में वो दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये प्योर वाटर हम नहीं ले सकते। क्वेश्चन आता है कि हम प्योर वाटर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि प्योर वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट या वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आता है। रीज़न इसका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करता है, बहुत ही कम 1% से भी कम इसके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो पाते हैं। पहला रीज़न ये। ऑफ कोर्स तुमको पता है DC करंट ही हमको लेना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रोलिसिस में पर्पस होता है कि तुम पॉजिटिव वाले को एक तरफ ले आओ, नेगेटिव वाले को एक तरफ ले आओ। और DC करंट जो होता है, DC करंट में अगर तुमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, इसको नेगेटिव के साथ, तो हमेशा करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहता है। लेकिन अगर तुम ऑल्टरनेटिंग करंट ले लोगे तो ये कभी नेगेटिव, जैसे ये कभी नेगेटिव ये कभी पॉजिटिव, फिर ये कभी नेगेटिव ये कभी पॉजिटिव, ऑल्टरनेट करता है। टर्मिनल्स ऑल्टरनेट करते जाते हैं, यानी कि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव जो टर्मिनल्स है वो ऑल्टरनेट करेगा, और फिर डायरेक्शन तुमको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तुम अगर सारे पॉजिटिव्स को इकट्ठे लाना चाहते हो तो तुमको खुद को नेगेटिव होना पड़ेगा, लेकिन तुम खुद ही अगर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव इस तरीके से चेंज होते रहते हो तो फिर एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग DC करंट को ही प्रेफर करते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिंक्ड है। और हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में प्लैटिनम या ग्रेफाइट लिए हैं, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कुछ कुछ रिएक्शंस में हम जानबूझ के ऐसे इलेक्ट्रोड लेंगे जहाँ पे, क्योंकि हम चाहेंगे कि वहाँ पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। चलो इस प्रोसेस को देखते हैं। तुमने क्या किया, तुमने एसिडिफाइड वाटर लिया। एसिडिफाइड वाटर माने उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें H2SO4 कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होंगे। अब देखो यहाँ पे तुमने इसको एक्वस स्टेट में लिया है। एक्वस स्टेट में लेते ही क्या होगा, जो H2O है, H2O अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। अब जिसको नहीं पता है उसको पता हो जाना चाहिए, ये जो डबल एरो है इसका मतलब यही आयंस कंबाइन करके H2O भी बनाते हैं, और यही H2O डिसोसिएट होकर ये आयंस में भी टूटता है, बट बहुत ही कम आयन टूटेंगे। तुमको मैंने अभी बताया प्योर वाटर, ये प्योर वाटर है, इसमें बहुत कम टूटेगा। तो ये होगा H+OH-, ये H+ है, यानी कि ये कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे ओनली स्मॉल अमाउंट डिसोसिएट्स, बहुत कम हिस्सा जो है वो डिसोसिएट होता है। पहला चीज़ ये। फिर H2SO4 पे आ जाओ। अब जिसको नहीं पता है उसको पता हो जाना चाहिए, यहाँ पे भी H+, लेकिन यहाँ पे SO4 2-, ये सल्फेट आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये सल्फेट आयन है। ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, जिसको नहीं मालूम पता हो जाए। ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये सल्फेट आयन है,
पीएच के साथ भी लिखते हैं और एफ के साथ भी लिखते हैं, ठीक है, ये लिखा। सो एक मिनट, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, कितने सारे कैटायंस हैं, कैटायंस अगर हम लोग देखें तो H+ है, देखो पॉजिटिव वाले कितने, ऐसे मार्क मत करना दिखाने के लिए, H+ है। तो कैटायन में एक ही वैरायटी है भाई, ये H+ के ही आयन है कैटायंस में, और तो है नहीं, लेकिन एनायंस में 2 वैरायटी है, OH- है एंड SO4 2- है। लेकिन तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, प्लीज़ समझो इस चीज़ को, H+ दोनों जगह से आया है, प्योर वाटर से भी H+ बिखर के आया है, H2SO4 से भी आया है, लेकिन प्योर वाटर से बहुत कम मात्रा में डिसोसिएशन हुआ है, इसीलिए ज़्यादातर H+ जो है वो H2SO4 के डिसोसिएशन से ही आया है, ठीक है, ये याद रखना है। और उसी तरीके से OH- बहुत कम डिसोसिएट हुआ है क्योंकि वो H2O प्योर वाटर से आया है, जबकि SO4 2- बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में SO4 2- होगा, क्योंकि वो अच्छा खासा डिसोसिएट होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। अब ऐसे लिख लो, ओके, ये तो स्टेप 1 हुआ। तो स्टेप 1 में हमेशा तुमको आयन के डिसोसिएशन को देखना है, कितने कैटायंस हैं, कितने कितने वैरायटी और कितने एनायंस हैं, ये देखना, ठीक है। प्रोसेस ही चल रहा है, प्रोसेस में B नंबर आ जाओ, जहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शन। अब तुम लोग को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। कैथोड पे आ जाओ, भूलना मत, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, ठीक है, सॉरी, कैथोड पॉजिटिव कैटायन को अट्रैक्ट करता है, कैथोड खुद नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, अटैच्ड टू नेगेटिव टर्मिनल। ये तुम लोग के लिए लिख रहे हो, एग्जाम में इतना डिटेल नहीं लिखना पड़ेगा, यह अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से अटैच्ड है, तो यानी एक पूरा नेगेटिव फील्ड जनरेट किया, ऐसे समझने के लिए मैंने बोला है नेगेटिव फील्ड जनरेट किया है। H+ आयन ही है कैटायन जो घूम रहे हैं आज़ाद पंछी बनकर, वो H+ आयन इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, नेगेटिव फील्ड की वजह से कैथोड के पास आके खड़े हो जाएंगे, और कैथोड बोलेगा कि भाई तू तो H+ है, एक काम कर, मेरा ये इलेक्ट्रॉन ले ले। तो H+ माने क्या, तुम लोग पढ़ चुके हो, H+ माने एक इलेक्ट्रॉन गिव अप किया है इसने, और ये दोबारा एक ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, तो ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। तो H+ यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गिव अप किया है और फिर ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको अगर हम लोग देखें, ओके, सो H+ जो यहाँ लिख रहे हो, H+ जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए, इस H+ के, इस कैटायन के अंदर चले गए, मतलब इसके ऑर्बिट में चले गए और ये H बन गया। और जस्ट हम लोग H अकेले तो रहता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और इसको 2 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको H2 ऐसे लिख लेंगे, तो 2 एटम्स आ गए। तो 2 H+ आयन्स थे, इंडिविजुअली उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये 2 H आयन्स बन गए, H न्यूट्रल बन गए, मतलब इसको ऐसे दिखा रही हूँ, एक H+ रहा, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो H बन गया, एक H+ रहा, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो H बन गया, ये दोनों H's आपस में कंबाइन कर गए तो ये H2 बन गए, हाइड्रोजन गैस बन गया, ये हाइड्रोजन गैस बना। इसका मतलब क्या समझ रहे हो पता है, तो इसलिए शॉर्टकट में हम लोग केमिकल रिएक्शन में इसको 2 करके लिख दे रहे हैं। यहाँ इसका शॉर्टकट समझते हो, इसका शॉर्टकट का मतलब ये है कि एट कैथोड H2 गैस इज इवॉल्व्ड, H2 गैस रिलीज़ होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, MCQ में, ऑब्जेक्टिव में, कि अगर हम लोग एसिडिफाइड वाटर का, जो कि H2SO4 को लेके हम लोग कर रहे हैं, प्लैटिनम और या फिर ग्राफाइट, कोई भी इनर्ट मटेरियल का इलेक्ट्रोड लेके कर रहे हैं, तो हम लोग के कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज़ होता है, तो ये H2 गैस रिलीज़ होता है, कैथोड का लॉजिक, ठीक है, लिख लो। फिर आ जाओ एनोड पे, ठीक है, एनोड। और एनोड जो है
वो अटैच्ड है टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ऐसा समझने के लिए एनोड के इर्द गिर्द पॉजिटिव टर्मिनल है। एनोड के पास दो रास्ता है, या तो OH माइनस भी आ सकता है या फिर SO4 2 माइनस आ सकता है। अब इसमें दो आंसर है। देखो ऑलरेडी तुम लोग जानते हो OH बहुत कम आयंस होंगे क्योंकि वाटर इतना ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये ज़्यादा मात्रा में इसके आयंस प्रेजेंट होंगे। दूसरा बात, इन दोनों में प्लीज़ समझना, अब मैं यहाँ पे कुछ बोलने वाली हूँ, इन दोनों में OH माइनस में और SO4 2 माइनस में अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन डिसोसिएट होता है, सो द आंसर शुड ऑलवेज बी डिसोसिएट होता है OH माइनस। प्लीज़ समझो, अब मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वाटर, पानी का जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत कम है, OH संख्या में, मात्रा में, अमाउंट में बहुत कम है, सल्फेट आयन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों में, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें एनर्जी स्टेट से रिलेटेड कुछ है जो कि हम लोग को क्लास 10 लेवल में पढ़ना नहीं है। ये जितना हम लोग रिवाइज करते रहेंगे दिमाग में छपेगा। इन दोनों में जब कंपैरिजन होगा तो OH तुम ऐसे समझ सकते हो कि क्या एनोड पे पॉजिटिव फील्ड जनरेट हो गया है जो कि नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सल्फेट के आयंस भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और फिर हाइड्रोक्साइड आयंस भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयंस का मानते हैं मात्रा कम होगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयंस पहले दरवाजे पे पहुंच जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन पहले दरवाजे पे पहुंच जाएगा। इसको तुम लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सो हाइड्रोक्साइड आयन पहले ही पहुंच गया और मैंने बोला कि वहाँ पे जाके ये अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH माइनस, ये वहाँ पहुँचने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है। अब इसका तुम लोगों को थोड़ा सा ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच के अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है। अब इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गिव अप किया और ये बन गया OH, ये इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया और ये बन गया OH न्यूट्रल सेंस में बन गया, ठीक है। अब ये जो OH है, अब इसके बारे में तुम लोग को थोड़ा सा कुछ सोचना है। ये ऐसा समझना, इसको मतलब इसको लिखने का, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ हम लोग को याद भी रखना पड़ेगा, विद प्रैक्टिस इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक बैलेंसिंग, एक लिखने का तरीका होता है। तो OH जो आयन पहुँचा उसने इलेक्ट्रॉन गिव अप किया और वो OH न्यूट्रल बन गया। अब यहाँ पे 4 4 4 लिखो, बैलेंस कर दो, यानी 4 ठो OH माइनस आयन थे, 4 ऐसे ऐसे थे, चारों ने एक एक करके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स गिव अप किए और चारों क्या बन गए, OH 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 बन गए, OH OH OH। इसलिए मैं 4 बार अलग ना करके 4 ऐसे की। क्यों 4 मैंने लिया, अब इसमें से देखना क्या होगा, 4 में 4 ठो जो OH है उसमें से 2 साथ में आ जाएंगे, 2 साथ में आ जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख रही हूँ, OH प्लस OH, 2 साथ में और 2 साथ में। ये अब क्या बनाएंगे ज़रा देखो, ये बनाएंगे H2O और ये बनाएंगे O2, ये बनाएंगे H2O और ये बनाएंगे O2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा, ठीक है, ये बनाएंगे H2 और O2। देखते हैं पहले बैलेंस हुआ कि नहीं। H2 यहाँ पे कितना H है, 2 और 2 यानी 4 है, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी 4 कर दिया। देखो 2H 2H, यहाँ पे भी टोटल 4H हो गया, 2O 2O यानी 4 ठो O, 2O और यहाँ पे 2O। मतलब ये कि तुम्हारा एनोड पे वाटर प्रोड्यूस हुआ है, ये लिक्विड लिख रही हूँ ब्रैकेट में, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ है। गैस के लिए ऊपर का एरो दिखाते हैं, गैस के लिए ऊपर का एरो दिखाते हैं। यानी एक बात समझ में आया, एसिडिफाइड वाटर जब ले रहे हैं H2SO4 के साथ, तो फिर इसमें ये सीखने वाला बात है कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रहा है। और प्लीज़ समझो, बिकॉज एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप किया है, इसीलिए एनोड पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन गिव अप कर लेना। और उसी तरीके से बिकॉज कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है,
इसीलिए वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, मैंने लिखा नहीं, वो रिडक्शन था, इसलिए दोनों जगह को एक साथ बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा टिपिकल है, आई नो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगेगा, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, सब समझ में आएगा, ओके। फिर हम लोग एक और केस लेते हैं। ये पहला हम लोग का एग्जाम्पल था, मान लो ये एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग 5 एग्जाम्पल करेंगे, हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसको करो, और ये 5 जो करवा रही हूँ बस उतना ही करो, ठीक है। और जब तुम लोग टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व करोगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, वो तुम लोग डेफिनेटली अलग से पढ़ोगे। लेकिन अभी जितने सल्फेट, तो इस बार हम लोग हाइड्रो H2SO4 नहीं ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कॉपर सल्फेट। अगेन हम लोगों ने प्योर वाटर नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, सेम रीज़न है। कॉपर सल्फेट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डाल दें तो फिर जितना आयंस में डिसोसिएट प्योर वाटर नहीं होगा, कॉपर सल्फेट जो है वो अच्छे खासे आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अगेन हम लोगों ने इनर्ट ही इलेक्ट्रोड लिया है, हम लोग केसेस पढ़ेंगे जहाँ पे ये इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं होगा, ठीक है, तब रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इस बार प्रोसेस से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैसे कैसे डिसोसिएट होगा, तो जो वाटर है, ठीक है, वाटर के जो आयन से अभी पढ़ के आए हम लोग H+ और OH-, कोई डाउट नहीं है। फिर ऑफ कोर्स ये बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएशन होगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तुम लोग को लिखना है तुम लोग लिख दो। यहाँ पे CuSO4 पे आ जाओ, तो यहाँ पे ये है तुम्हारा Cu प्लस SO4 और Cu2+ होगा, सॉरी Cu2+ और SO4 2-, ठीक है, Cu2+ और SO4 2-। अब ये दीदी कैसे आया, अब भैया यहाँ पे ये कंपाउंड जो बना है इसको देख के हम लोग बोल दे रहे हैं, पिछले में था H2SO4, इसको हम लोग लिखे थे H+ और SO4 2-। मैंने बताया था कि अगर ऐसे आयंस हो तो कंबाइन होकर ये ऐसा क्यों बन जाता है, ये 2-, तुम लोगों को मैंने बताया था, H सिखाया है ऑलरेडी, आई थिंक बॉन्डिंग में ही सिखाया है, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्रिस क्रॉस लेके जाते थे, बिकॉज इसमें Cu2+ है और ये SO4 2- है, जब क्रिस क्रॉस होगा तो दोनों में 2 और 2 होगा, काट के 1 1 होगा, इसलिए डायरेक्टली CuSO4 है। ये बॉन्डिंग चैप्टर से रिलेटेड है, वो सब यहाँ नहीं बताया जा सकता। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स तुम लोग को मालूम है, अब मुझे बताओ क्या क्या कैटायंस हैं यहाँ पे। कैटायंस में वैरायटी देखो, इस बार H+ भी है एंड इस बार Cu2+ भी है। कैटायन में वैरायटी है, H+ भी है और Cu2+ भी है। अगेन ये सब प्रैक्टिस के साथ याद रखना पड़ेगा, क्लास 10 के लेवल पे याद रखना पड़ेगा। आगे हायर अगर साइंस लेके पढ़ते हो, क्योंकि मुझे भी उतना हायर लेवल साइंस तो पता नहीं है, मैंने तो कॉमर्स लिया था। जब हायर साइंस लेके पढ़ोगे तो इसके पीछे डेफिनेटली लॉ रूल्स पढ़ना होगा कि भैया कौन सा पहले जाके डिसोसिएट होगा, या सॉरी कौन सा पहले जाएगा वहाँ पे, कौन सा बाद में जाएगा, ये सब ऑफ कोर्स वो पूरा बाद में पढ़ना होता है। और एनायंस कितने हैं, OH- एंड SO4 2-। अब देखो यहाँ पे समझो, अगर कैटायंस देखो तो H+ है और Cu2+ है, दोनों ही कैटायंस हैं, लेकिन H+ का संख्या कम होगा क्योंकि वो प्योर वाटर से आया है। उसी तरीके से OH- और SO4 2- में OH- का संख्या कम होगा क्योंकि वो वाटर से आया है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कौन जाएगा याद रखना, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इतना ही मैं बोल सकती हूँ। और बाद में अगर लास्ट मुझे लगा कि मैं कोई सिंप्लीफाइड ट्रिक तुमको बता दूँ जिससे याद रहे, तो मैं सिंप्लीफाइड ट्रिक लास्ट में बता दूंगी, अभी नहीं। लास्ट माने इस लेक्चर के लास्ट नहीं, चैप्टर के एंड पे अगर मुझे लगता है कि एक ट्रिक मेरे लिए ज़रूरी पड़ेगा बताना तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रैक्टिस के साथ, आई डोंट बिलीव इन ट्रिक्स, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन गिविंग योर ऑल, तभी समझ में आएगा। स्टार्टिंग से ही ट्रिक 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 उससे कुछ होने वाला नहीं है। सो H+ और Cu2+ में Cu2+ पहले भागेगा, Cu2+ पहले जाएगा, ये याद रखना। और OH- और SO4 2- में तुम लोग जाते हो, ये जाएगा। सो अब देखते हैं हम लोग कैथोड पे क्या होगा। भूल तो नहीं गए, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, तो कौन जाएगा, Cu2+। अब ज़रा समझो, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बट इसको कितना गेन करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। कैथोड में इलेक्ट्रिक नेगेटिव फील्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है कैथोड के पास। तो जैसे ही ये Cu2+ आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, वैसे ही क्या बन गया, ये Cu।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही डाल दिए ये Cu न्यूट्रल बन गया। पहले ये आयन फॉर्म में था। आयन फॉर्म में होने का मतलब क्या है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी था। ये आयन फॉर्म में होने का क्या मतलब है तुम लोग को मालूम है। और जैसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये न्यूट्रल हो गया। इसको मैं समझाने के लिए ना मैं एक बार सोडियम का एग्जांपल लेती हूँ, जल्दी समझ में आएगा। सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी 11 इसके प्रोटॉन होते हैं। और अगर हम लोग सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में लें तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे, क्योंकि अगर न्यूट्रल फॉर्म में ले रहे हैं सोडियम एटम का बात करें तो 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। और जब तुम सोडियम आयन का बात करते हो तो उसमें प्रोटॉन तो 11 ही रहता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है। लेकिन आयन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ 10 होता है, एक उसने गिव अप कर दिया होता है। तो तुम लोग देख रहे हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है, प्लस चार्ज ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखे हैं। ये गिव अप कर दिया होता है। अब मैं वापस अगर इसको एक ही इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो वापस 1 इलेक्ट्रॉन पे 11 इलेक्ट्रॉन पे पहुँच जाएगा, वापस यहाँ पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से वापस ये कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल, है ना, चार्जलेस नहीं है। उसी तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कि जो कॉपर का है, कॉपर आयन के फॉर्म में था, अब ये न्यूट्रल बन गया। इसका मतलब समझ रहे हो, कॉपर का मेटल है ये कॉपर मेटल है और कॉपर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा कैथोड पे। कॉपर यहाँ सॉलिड स्टेट में है, ये कॉपर का मेटल है। ये कैथोड पे कॉपर का मेटल डिपॉजिट हो रहा है। दैट्स द पॉइंट। तो जब तुम कॉपर सल्फेट को लेते हो, एसिडिफाइड वाटर लियो, यानी कि तुमने पानी लिया और उसमें कॉपर सल्फेट घोरा, तो कॉपर सल्फेट घोलने की वजह से अब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अब कैथोड पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है। और एनोड ले लो, पॉजिटिव टर्मिनल कौन जाएगा बता चुके हैं ऑलरेडी, तुम लोगों को पता है, इसमें और इसमें ये पहले जाता है, ठीक है, ये जाएगा। तुम लोगों को पता है इसमें और इसमें ये जाएगा, ये मालूम है तुम लोगों को। OH माइनस, अब पढ़ क्या है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और ये OH बन जाता है। और हम लोगों ने पढ़ लिया है तरीका लिखने का। ये जो 4OH है इसको हम लोग स्प्लिट करके 2OH और 2H के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बन जाएगा H2O और ये बन जाएगा O2, जिसमें हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। यानी कि एनोड पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन कैथोड पे कॉपर मेटल डिपॉजिट होने लगा है, ठीक है। इतना ही नहीं, एक और चीज़ तुम लोगों को जानना पड़ेगा, एक और ऑब्जर्वेशन है जो जानना पड़ेगा। इसमें जो आता है एग्ज़ाम में वो है सबसे पहला चीज़ कि ये जो कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है ये क्या होगा, एथोड बोल रही हूँ, कैथोड जो तुमने लिया, कैथोड इनर्ट था, डार्क ब्लैकिश रंग का था, ठीक है। अगर तुमने ग्रेफाइट लिया उसके ऊपर तुमको पिंकिश ब्राउन लेयर दिखने लगेगा। तो तुमने रिएक्शन करना शुरू किया, तुमने करंट को पास किया और तुमने जैसे ही देखा कि करंट के पास करने की वजह से पिंकिश पूरा का पूरा लेयर, पिंकिश ब्राउन लेयर एक जमने लगा। पिंकिश ब्राउन ही तो कॉपर का, तांबे का रंग होता है। तो यहाँ पे याद रखना है इसको। अगर हम लोग देखें ऑब्जर्वेशन के तौर पे, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्वेशन के तौर पे देखें, सबसे पहला अ पिंकिश ब्राउन लेयर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड पे एक पिंकिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट होने लगा है। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था ना, जो तुमने ये इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, इस इलेक्ट्रोलाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था इसमें Cu2+ और SO4 2- इस तरीके से आयंस घूम रहे थे। इसमें OH- आयंस घूम रहे थे, OH- और H+ आयंस घूम रहे थे। ये खुद में ये जो इलेक्ट्रोलाइट था, बिकॉज Cu2+ इसमें आयंस घूम रहा था, ये खुद में जो इलेक्ट्रोलाइट था, ये इलेक्ट्रोलाइट का रंग खुद ब्लूइश था। प्लीज समझो,
जब तुम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते, इसमें सादा पानी तो लिया नहीं, प्योर वाटर तो लिया नहीं तुमने इसमें कॉपर सल्फेट भी डाला है, जिसके वजह से इसमें कॉपर सल्फेट की वजह से Cu2+ और SO4 2- के आयंस भी घूम रहे हैं। इसके वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट का खुद का रंग, प्लीज़ समझो, इस इलेक्ट्रोलाइट का खुद का रंग ब्लूइश रंग का था। अब इसको समझो। अब मैं पूरा स्टोरी समझा रही हूँ। तुमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, पानी लिया और इसमें Cu2+ CuSO4 तुमने डाला, आयंस ब्रेक हो गए और इसका रंग थोड़ा डीप ब्लूइश हो गया। तुमने इलेक्ट्रोड से जैसे ही करंट पास करना शुरू किया, ये Cu2+ आयन जिनके वजह से ब्लूइश रंग आया था, ये Cu2+ आयंस कहाँ जाके चिपकने लगे, ये जाके कैथोड पे चिपकने लगे। तो पानी में जिसके वजह से ब्लू रंग आ रहा है, वो ब्लू रंग तुम छीन रहे हो और कैथोड पे एक लेयर जमा रहे हो। तो इसके वजह से धीरे धीरे इलेक्ट्रोड पे जो वो ब्लूइश रंग था वो गायब होने लगेगा। इलेक्ट्रोलाइट में जो ब्लूइश रंग पैदा करने वाला आयन था वो तो अब जाके चिपक रहा है, इसीलिए इसका धीरे धीरे जो ब्लू कलर है वो फेड होने लगेगा। ठीक है, सो शॉर्ट में लिख रही हूँ, ब्लू कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फेड्स अवे। और क्यों हो रहा है इसके वजह से? क्योंकि Cu2+ यहाँ से हट के कैथोड पे जमना शुरू हो जा रहा है, इसीलिए। ठीक है, ओके। अब हम लोग दूसरा केस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एसिडिफाइड वाटर का ही करेंगे। सेम लेंगे CuSO4, लेकिन इस बार इलेक्ट्रोड भी हम लोग कॉपर का ही लेंगे, यानी कि इस बार हम लोग का जो इलेक्ट्रोड होगा वो कॉपर का होगा। प्लीज़ देखो कैसे छोटे छोटे चेंजेस करने की वजह से तुम लोगों का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट हो रहा है। पिछले रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रहा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रहा है, कॉपर जमा हो रहा है। इस रिएक्शन में देखते हैं क्या डिफरेंस आने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। इस बार हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे। कैसे कहानी में ट्विस्ट आएगा वो देखोगे। फिर आगे ना जो प्रोसेस पे क्या होगा, H2O पानी जो है वो H+ और OH- में डिसोसिएट हो जाएगा, और तुम्हारा CuSO4 ये डिसोसिएट हो जाएगा Cu2+ और SO4 2- में। इतना तक तो कहानी ठीक है। कैटायंस क्या क्या है, ये कैटायंस और ये एनायंस है, तुम लोग को पता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि इन दोनों में Cu2+ पहले भागेगा, इन दोनों में OH- पहले भागेगा, लेकिन यहीं पे ट्विस्ट आने वाला है, अभी देखते हैं। चलो कैथोड पे आ जाते हैं, जो कि खुद नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो कौन अट्रैक्ट होगा? तुम लोग जानते हो, इन दोनों में पढ़ चुके हैं अभी पिछले केस में। ये अट्रैक्ट हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये Cu बन गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, ये कॉपर मेटल बन गया, पिंकिश ब्राउन लेयर जमा होने लगेगा। होगा क्या, तुमने जो इलेक्ट्रोड लिया था, ये जो कैथोड में तुमने लिया है, ये कैथोड पे तो खुद कॉपर का ही कैथोड है, यानी ये खुद इलेक्ट्रोड इस बार ग्रेफाइट वगैरह का तो है नहीं, कॉपर का है। और जब इस पे ही दोबारा कॉपर का एक लेयर जमने लगेगा, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो कॉपर का मास है, कॉपर का जो क्वांटिटी है वो इसमें बढ़ने लगा है, ज़्यादा कॉपर अब यहाँ इकट्ठा होने लगा। मान लो ये इलेक्ट्रोड है जो कि खुद कॉपर का था, पहले तो ये क्या था, पहले ग्रेफाइट का था, तो अब एक पतला सा कॉपर का लेयर जमा हुआ था। पिछले केस में वेरी थिन कॉपर का लेयर जमा हुआ था। इसमें हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे वेरी थिन कॉपर का लेयर, क्योंकि ये तो खुद ही कॉपर का है। इसमें कॉपर जमने लगता है, जिसकी वजह से इसका साइज़ मोटा होने लगता है, यानी कॉपर का क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। पहले से ही कॉपर था, अब और कॉपर चिपक रहा है, तो कॉपर मास में ज़्यादा होता है। तो मास ऑफ कॉपर बढ़ता है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, मास ऑफ कॉपर बढ़ता है। ऑफकोर्स ये सॉलिड फॉर्म में है। एनोड पे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोड जो कि ऑफकोर्स यहाँ पे बिकॉज तुमने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तुम लोग जानते ही हो। एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल है। अब क्या होगा, अब देखो एनोड पे, अब तुम लोग भूलो मत कि ये इलेक्ट्रोड खुद नॉर्मल इनर्ट नहीं है, अब ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एनोड पे OH- है
और SO4 2- है जो कि कहाँ मौजूद है, ये लोग कहाँ डिजॉल्व है, ये सारे पानी में है, यानी इलेक्ट्रोड में है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट में है। तो मैं इसको डायग्राम में बनाऊँ तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इस तरीके से OH माइनस SO4 2- ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन तुमने जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड डुबाया है एनोड का, वो खुद किससे बना है, कॉपर से। अब क्या होगा पता है, अब होता क्या, एनोड का काम क्या होता है, नॉर्मली एनोड का काम होता है कि पॉजिटिव फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से जितने भी नेगेटिव आयंस हैं उसके पास आ जाते हैं, और नेगेटिव आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स गिव अप कर देते हैं और न्यूट्रल बन जाते हैं, यही होता है। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे प्लीज समझना, कॉपर पॉजिटिव फील्ड है, जो कॉपर है वो खुद टूट के गिरेगा। प्लीज समझो, कॉपर खुदर खुदर के गिरना शुरू करेगा, कॉपर गिरेगा, ठीक है, पहली बात तो ये। तो कॉपर खुद गिरना शुरू करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करेगा, यानी समझो मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत ट्रिकी है ये। जो क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए ऐसा हो रहा है। पिछले पे तो इनर्ट लिया था तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, इस बार इनर्ट नहीं है ना, इस बार पार्टिसिपेट करेगा, इस बार पार्टिसिपेशन दिखाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एनोड है जो कि तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव फील्ड जनरेट हुआ है। तो OH- भी गया, SO4 2- भी गया, लेकिन दोनों में से किसी के साथ कुछ नहीं होगा। ये जो खुद कॉपर से बना हुआ है, इसके कॉपर, क्योंकि कॉपर है और Cu लिखी हूँ, कॉपर से बना है, कॉपर मेटल यानी Cu है न्यूट्रल। ये क्या करेगा, ये अपने में से खुद 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करेगा और खुद आयनिक फॉर्म में चला जाएगा, Cu2+ बन जाएगा। यही सबसे ट्रिकी पार्ट था। तो खुद ये आयनिक फॉर्म में चला जाएगा, ये तुम लोग को याद रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। थ्योरी में यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, ऑफ कोर्स तुम लोग को लिखना पड़ेगा ये चीज़, लेकिन अभी के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ क्या होगा, बहुत ट्रिकी है। Cu जो कि इलेक्ट्रोड में है, इलेक्ट्रोड जिससे बना है, वो Cu2+ बन जाएगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तुम लोग देख रहे हो हमेशा एनोड पे हम लोग जो भी है गिव अप कर रहा है, गिव अप यहाँ पे लिख रहे हैं, और क्या बन जा रहा है वो यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी ये आयन के फॉर्म में बनने लगा। और ये कहाँ पे मौजूद हो रहा है, ये टूट टूट के कहाँ गिर रहा है, ये Cu2+ पानी में वापस यानी इलेक्ट्रोलाइट में आके मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका इम्प्लीकेशन है। अभी हम लोग आते हैं, इसको लिखो पहले, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा पता है, लिखो। पहला ऑब्जर्वेशन तो यही है कि कैथोड पे मास ऑफ कॉपर बढ़ रहा है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन पता है क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का डज नॉट, या फिर ब्लू कलर डज नॉट फेड अवे। ब्लू कलर फेड अवे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दीदी? ब्लू कलर इसीलिए फेड अवे नहीं होगा क्योंकि जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इस पे समझो, यहाँ पे था तुम्हारे पास एनोड, सॉरी कैथोड मान लो, यहाँ पे है एनोड, कैथोड एनोड, ठीक है, या मैं ऐसे बना रही हूँ, ये है तुम्हारे पास कैथोड, ये है तुम्हारे पास एनोड, पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रिसिटी में समझाएं कि ये सब क्या है। Cu2+ है, SO4 2- है। प्लीज़ समझो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ये हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये कैथोड है क्योंकि नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, यहाँ कॉपर चिपक रहा है, यानी समझ रहे हो क्या हो रहा है, Cu2+ आयन इसमें जा रहा है, यही तो हो रहा है। Cu2+ आयन इधर जा रहा है, इधर जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर ले रहा है और सॉलिड फॉर्म में चिपक के जा रहा है। तो ऐसे तो दीदी इलेक्ट्रोलाइट में से Cu2+ आयन भाग रहा है, जिसके वजह से ब्लू कलर नीला रंग आ रहा था वो तो चला जा रहा है, सॉल्यूशन से गायब हो रहा है। लेकिन भूलो मत, यहाँ से तो खुद कॉपर गिव अप करके फिर नया Cu2+ डाल रहा है। तो Cu2+ यहाँ जा रहा है, कॉपर बन के चिपक रहा है, लेकिन एनोड खुद अपना कॉपर को कैटायन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में दोबारा से रिप्रोड्यूस कर रहा है, जिसके वजह से ये नीला रंग फेड होता। अगर यहाँ से कोई Cu2+ नहीं आता तो नीला रंग फेड होता, जो कि पिछले केस में हो रहा था। बट यहाँ बिकॉज Cu2+ दोबारा से आ रहा है तो यहाँ पे नीला रंग फेड नहीं होगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पिछले केस से और यहाँ से, ठीक है। ये हम लोगों ने लिखा।
ओके, फिर आते हैं, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत कॉपर कर लिए। एग्जाम्पल 4 में जाते हैं जहाँ पे हम लोग NaCl लेते हैं, यानी कि हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ ये सेम कहानी करते हैं। तो NaCl लेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, और इस बार हम लोग ग्रेफाइट या फिर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे, यानी कि हम लोग न्यूट्रल इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है, सो प्रोसेस को शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं है भैया, NaCl जो है उसको ब्रेक करो पहले, Na+Cl-, और बिकॉज आपने एसिडिफाइड वाटर लिया है, अच्छा H2O को ऊपर भी लिख सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे दीदी H2O आपने नीचे लिख दिया। अरे भाई कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स ये बहुत कम डिसोसिएट करता है, ये ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो कैटायन इस बार क्या क्या है? कैटायन इस बार है तुम्हारे पास H+ एंड Na+, और एनायन क्या क्या है? OH- एंड Cl-। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, Na+ और H+ में कौन भागेगा? याद रखना, Na+ और H+ में H+ भागेगा, जैसे फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से। यानी कैथोड पे क्या होगा, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, इस पे क्या होगा, H+ भागेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये न्यूट्रल बन जाएगा। पर तुम लोग जानते हो ये अकेले तो रहता नहीं है, इसको ऐसे लिखने के बजाय हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं। होता क्या है जनरली, H+ ये बनाया, फिर एक और H+ ये बनाया, ये दोनों साथ में आते हैं और इस तरीके से H2 बनाते हैं। बट हम लोग यहाँ शॉर्टकट खेलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, और एनोड पे क्या होगा? ठीक है, जो कि खुद किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एनोड पे अब कौन भागेगा, OH- भागेगा कि Cl- भागेगा? अब ये याद रखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली OH- ही अभी तक भगा रहे थे, पिछले केस में Cu वापस से टूट के गिरने लगा, इस केस में Cl भागने वाला है। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगेन लास्ट में कोई ट्रिक होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग से ही ट्रिक मत देखो। Cl जो है वो आया, और Cl क्या करता है तुम लोग जानते हो, क्लोरीन नेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप करके, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के न्यूट्रल बन जाएगा क्लोरीन। अब ये अकेला रहता नहीं है, ये यहाँ पे होगा क्या, 2 ठो क्लोरीन के अलग अलग आयंस गिव अप किए, 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग, और मतलब ऐसे बोल रहे हैं, क्लोरीन का एक इसने गिव अप किया, एक और क्लोरीन का इसने गिव अप किया। ठीक है, और ये दोनों कंबाइन करके Cl2 बनाएंगे। तो ये दोनों कंबाइन करके Cl2 बनाएंगे। ये शॉर्टकट मारी हूँ, ठीक है, या फिर तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, 2Cl और 2Cl माने कि Cl+Cl, जो कि हो जाएगा Cl2। यानी कि समझ रहे हो, क्लोरीन गैस रिलीज़ होने वाला है, क्लोरीन गैस रिलीज़ होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस रिलीज़ होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट नहीं लिया, 2Cl-2 ऐसे करके लिखा, और 2 माने क्या, 2 ठो अलग अलग, इसको कंबाइन करके ऐसे लिख लिया। ठीक है, इसमें और इसमें दीदी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, अच्छा बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है दीदी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें Cl और Cl अलग अलग हैं, इसलिए मैंने इसको एक साथ बोला 2Cl, जबकि Cl2 में दोनों एक बॉन्ड बना दिए हैं, दोनों एक साथ में मॉलिक्यूल का रूप ले लिए हैं। ठीक है, तो ये Cl2 है, दोनों में डिफरेंस है। अब एक और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं? हाँ, एग्जाम्पल 5 और 5 एग्जाम्पल पे हम लोग रोक देंगे। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम एप्लीकेशन पे जाएंगे, वो कहाँ यूज़ किया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे भी हम लोग को कुछ इक्वेशंस देखने होंगे, और इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हर बार जो हम लोगों ने किया उसमें हम लोगों ने हमेशा एक्वस स्टेट में लिया, एसिडिफाइड वाटर करके। इस बार हम लोग एक ठो एग्जाम्पल देखते थे जहाँ पे हम लोग मोल्टन स्टेट में लेके जाएंगे, पानी का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली मोल्टन स्टेट में लेके चले जाएंगे, जो कि है लेड ब्रोमाइड, जो कि है मोल्टन स्टेट में। ठीक है, Br2 करके लिखते हैं, Pb माने लेड और Br2 यानी ब्रोमाइड।
और यहाँ पे इनर्ट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो अगेन इसमें कैसे करेंगे, मैंने बताया है कि कोई भी चीज़ जब ऐसे लिखा रहता है, इसी से तुम लोग इसका बैलेंसी या फिर तुम लोग पता लगा सकते हो कि दीदी इसमें कितना प्लस का चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। मैंने बताया है कि सामने जो लिखा है वो तो प्लस में चार्ज में आएगा, बाद वाला जो है वो तो माइनस के चार्ज में आएगा। और ये 2 सिग्नल देता है कि ये 2 प्लस यहाँ था तभी ये यहाँ पे आया था, और ये यहाँ कोई दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी माइनस ही रहेगा। यानी मैं ये बोल रही हूँ जैसे NaCl में भी ले लूँ, प्लस में है तो ये पक्का प्लस में होगा, ये Cl माइनस में होगा, और ना तो इसके पास कुछ है ना तो इसके पास कुछ है, यानी कि दोनों एक एक ही रहे होंगे। CaCl2 ले लो, अब देखो Ca यहाँ लिखे हैं, Cl यहाँ लिखे हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 2 इधर है 2 प्लस, और यहाँ कुछ भी नहीं, यानी वहाँ यहाँ 1 है तो यहाँ बन रहा होगा 1, यानी कुछ नहीं लिखना। ऐसे ही इस तरीके से तुम लोग पता लगा सकते हो, ये शॉर्टकट है भैया। तो अगर हम लोग देखें प्रोसेस में तो PbBr2 इसको अगर हम लोग डिसोसिएट कर दें तो Pb2 प्लस और Br2 या Br और यहाँ से माइनस लिखा रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, कैथोड की तरफ ये लोग जाने वाले हैं। अच्छा ये बता दें, अच्छा ठीक है, कैथोड की तरफ जाते हैं, मोल्टन स्टेट में लिए हैं तो और कोई कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए कि कौन पहले जाएगा। तो जो कैटायन होगा वही कैथोड की तरफ जाने वाला है, तो कैथोड के पास जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और न्यूट्रल बन जाता है। ये सॉलिड स्टेट में है और ये सिल्वर कलर का होता है, लेड जो है वो सिल्वर डिपॉजिट के रूप में होगा, यानी कि तुम्हारे इस इनर्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर एक सिल्वर डिपॉजिट क्रिएट होने लगा है। और एनोड पे क्या होगा, क्योंकि वाटर नहीं है ना इसमें, तो कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कि कौन सा पहले जाएगा, जो यहाँ पे एक ही तो दिख रहा है, एक ही वैरायटी तो है, तो Br गया और तुम लोग जानते हो वो यहाँ पे जाके न्यूट्रल बन जाता है बाई लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसको लिखते हैं। ये अकेला नहीं रहेगा, ये 2 ठो है, ये कंबाइन करेगा तुम्हारा Br2, ये ब्रोमीन गैस है, ये एक ब्राउन कलर का गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ब्राउन कलर का एक क्या बोलते हैं, और क्योंकि मोल्टेन में है ना, क्योंकि तुमने पूरा का पूरा ये मोल्टेन गर्म में लिया था, तो गैस नहीं वेपर बोल सकते हो। ये तो शांत पानी के रूप में थोड़ी ना, या शांत हवा के रूप में थोड़ी ना होगा, ये थोड़ा वेपर के रूप में रिलीज़ होगा। तो ये थोड़ा याद रखना, ये गैस है लेकिन ये मोल्टेन, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, कैसे बोले इसको, हॉट वेपर के फॉर्म में। वेपर है तभी तो बोले हैं गैस, अरे बाबा वेपर इज़ अ गैस ओनली। तुम लोग जब बोलते हो पानी का वेपर, तो वेपर माने गैस है, तो ब्रोमीन भी यहाँ पे गैशियस स्टेट में रिलीज हो रहा है, ब्रोमीन गैशियस स्टेट में, ब्राउन याद रखना, ब्राउन कलर का ब्रोमीन, ब्राउन याद रहेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, जहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में इसको कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका क्या यूज़ होता है, वो सब हम